हेलो दोस्तों, आओ बहन बातें करें के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और इसके कमेंट इसलिए ऑफ हैं क्योंकि ये एपिसोड 154 के जो जवाब थे उसमें ढेर सारे प्रश्न थे, एक एपिसोड में कवर नहीं हो पाए थे, इसलिए मैंने उसका पार्ट 2 शूट करा है। अगर इसका कमेंट सेक्शन खोल के रखूँगी तो फिर जो जवाब देने का क्रम होता है कि एक एपिसोड में आपने क्वेश्चन पूछा, उसका अगला छोड़ के नेक्स्ट में मैं जवाब देती हूँ, तो वो फिर डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, जो हमारे इस चैनल पे स्टार्टिंग में दिक्कत हुई थी। इसलिए अगर आपको ये वाला वीडियो आप देखते हो, इस पे कुछ पूछना है तो आप जो भी इसके बाद वाली वीडियो आएगी उस पे करना, या फिर जो इससे पहले वाली थी उस पे कीजिएगा। तो इसलिए इसका कमेंट सेक्शन ऑफ है, ठीक है। तो जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं उन्हें पता है इस चैनल के बारे में कि ये किस बारे में है। जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं कि औरतों की लाइफ से जुड़ी हुई छोटी लेकिन जो फंसा हुआ है उसके लिए बहुत बड़ी समस्याओं के ऊपर यहाँ पर बात होती है। लोग मुझसे पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उनके क्वेश्चंस को वर्ड टू वर्ड पढ़ती हूँ एंड जो भी मेरी समझ में उसका एक प्रैक्टिकल और सबसे आसान निकलने का तरीका होता है वो सुझाने की कोशिश करती हूँ। अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पर कमेंट करके पूछ रहे हैं, उनके बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मेरे पास आते हैं कि उनकी लाइफ सॉर्टेड हुई है, उन्हें अपनी प्रॉब्लम से निकलने में बहुत मदद मिली है। कई लोगों ने अपनी नौकरियों के एग्ज़ाम क्रैक कर लिए और कई लोग अपना मेंटल पीस वापस पा रहे हैं। मेरी वजह से अगर किसी की लाइफ सॉर्टेड हो जाती है, मैं किसी की थोड़ी सी मदद कर पाती हूँ अपनी बातों के ज़रिए, तो मैं बड़ी ग्रेटफुल हूँ भगवान की कि उन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया। और इसी क्रम में इस चैनल पर और वीडियोस आती रहेंगी जब तक ईश्वर की इच्छा होगी। आज का वीडियो शुरू करते हैं, आओ बहन बातें करें। एपिसोड 54 के लगभग 30 प्रश्न कल बच गए थे जो मैंने शूट किया था, उसके बाद मैंने छोड़ दिए थे, तो मैं अब एक एक करके उनको पढ़ना शुरू कर रही हूँ। पहला है, इसमें आप 10-15 दिन की बात कर रहे हो कि पति को समझ आने में लगेंगे 10-15 दिन, मुझे 4 साल लग गए। आपकी गाइडेंस से बहुत कुछ फ़र्क पड़ा है। जो आदमी अपने कपड़े ख़रीदने से पहले भी अपनी माँ को वीडियो कॉल पर दिखाता था, आज शादी के 7 साल में वो कहता है कि मैं अलग होना चाहता हूँ, बस इकलौता हूँ तो हो नहीं सकता। ये मम्माज बॉय को बैलेंस करने वाला आदमी आपके सजेशन से बना पाई हूँ, जो दोनों तरफ को सुनता है, न्यूट्रल होकर सोचता है, फिर कह देता है मैं साथ हूँ तेरे, मैं पहले दिन से जानता था मेरी माँ ऐसी है और ये होगा। ये चमत्कार आपने मेरी लाइफ में आकर करवाया है दी। एग्जैक्टली, अगर हम तरीके से अपनी बात रख सकते हैं तो हमें किसी को नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन एग्जैक्टली अगर हमारी फीलिंग दूसरे तक पहुंच गई है तो नॉर्मल कंडीशंस में इंसान समझता है, क्योंकि जैसे हमने अपनी लाइफ उनके साथ जोड़ी है, उन्होंने भी अपनी लाइफ हमारे साथ जोड़ी ही है ना। तो पॉसिबिलिटी होती है कि थोड़ा सा अगर हम सुलझ के बातों को करेंगे तो वो भी थोड़ा बहुत समझ पाएंगे, पूरी ना भी सही, है ना। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपकी लाइफ सॉर्टेड हुई और आप अच्छी तरीके से जी रहे हो अब, और धीरे धीरे और भी बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट है, हाय मैम, मेरी बीच वाली जेठ जेठानी और उनके बच्चे मेरे परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं करते, हमेशा तानाकशी में लगे रहते हैं। मैं अपने हाल में रहना पसंद करती हूँ, ससुर का सामान सबके पास है, फिर भी नीयत ख़राब है कि जो मेरे पास है वो भी ले ले, जबकि कोई मेहमान आए तो मेरे ही पास रहता है, जबकि झूठ बोलकर चुपचाप ससुर जी से पैसे भी लेते हैं। इनका पेट कभी नहीं भरता, हमेशा घर में कलह मचाए रखते हैं और ब्लेम हमें करते हैं। देखो, कुछ लोग इतने निगेटिव होते हैं कि उनके आसपास कितना भी कुछ पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, वो एक माहौल में निगेटिविटी क्रिएट कर ही देते हैं। उनसे अपने आप को बचाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीका होता है, अवॉइड दैम एट एनी कॉस्ट। और बीच बीच में उनको जवाब देना ज़रूरी है, करारा जवाब। 10 में से 9 बार अगर आप उनको अवॉइड कर रहे हो, सुन रहे हो, किनारे से निकल जा रहे हो, लेकिन एक बार उनको ज़रूर पलट के जवाब दो। और अब अब तक सुनते आ रहे थे ना, तो इट्स हाई टाइम कि अब की बार अगर वो कुछ बोलते हैं, तानाकशी करते हैं, उनकी भाषा में ही उनको कड़क जवाब दो, ताकि कहीं ना कहीं उनको एक अंदाज़ा हो कि यहाँ से बैकफायर आ सकता है। क्योंकि ऐसे लोगों की एक नेचर होती है, आप जितना उनको अवॉइड करके छोड़ते जाओगे ना, वो उतना हावी होते जाएंगे। तो अवॉइड हम क्यों कर रहे हैं? अपने मेंटल पीस के लिए, कि किसके यार कितना लड़ेंगे, किससे लड़ रहे हैं, उसका तो काम है लड़ना, है ना। हम ये सोच के नहीं कर रहे, उसके साथ रिएक्शन कुछ भी नहीं दे रहे। लेकिन होता ये है कि वो उसे हमारी कमज़ोरी मानता है और वो अपनी तानाकशी, छींटाकशी, टोंट मारना ये बढ़ाता जाता है। तो बीच में आपको ये छोड़ के कि मैं क्यों लड़ूँ इसके साथ, मैं इसके लेवल पे नहीं जा सकती, एक आध बार आपको उसे ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा, तभी वो थोड़ा कंट्रोल में रहता है, ठीक है। बाकी आप जैसे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो, निभाते रहो, दैट्स गुड फॉर योर, अपने आपका जो कैरेक्टर है वो बढ़िया निकल के आ रहा है। नेक्स्ट, अभी सबकी जिम्मेदारी तो अच्छे से निभाते हैं, पर जब वाइफ और बेटियों की बात हो तो पीछे हटते हैं, और जब उन्हें ये चीज़ें दिखाओ तो इतना गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसा ही रहूँगा, जो करना है कर लो। देखो, जब कोई आदमी सामने से कह देना कि मैं तो ऐसे ही रहूँगा, जो करना है कर लो, तो फिर बीइंग अ पत्नी हम क्या ही कर लेंगे।
तब तरीका ये होता है कि ठीक है अब आप ऐसे हो तो ऐसे सही, अब जो आपको चाहिए फिर आप उसके लिए अलग तरीके से कोशिश करो। जितना आपके पास, अब ये है देखो, आप वहाँ पर सोच रहे हो कि आपके पति करें ये चीज़, अब पति ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं तो नहीं कर रहा, मैं ऐसा ही हूँ, तो अब किसकी बारी आ गई करने की? आपकी। अब उसके लिए आपको जो भी करना पड़े आप करें, और उसके ऊपर अगर कोई वो लगता है कि ये नहीं, या ये क्यों कर रही है, या ऐसे क्यों कर रही है, तो आपके पास जवाब है कि बोला तो था आपसे करने के लिए, अब आपने कह दिया मैं तो ऐसे ही रहूँगा, तो कुछ तो करना ही है ना। अब इस कुछ में आपकी जॉब भी आ सकती है, आप घर से बाहर निकल के नौकरी कर सकते हो, या कोई काम ऐसे हैं जो आप शर्मा के बारे नहीं कर रहे थे कि यार ये आदमियों के काम है मैं क्यों करूँ, या कहूँगी तो बाहर के लोगों को लगेगा कि यार ये कर रही है, इसका पति कहाँ है। अब वो चीज़ आपको एक किनारे करके खुद करनी पड़ेंगी, और 4 लोग पूछते हैं, पूछें कि पति क्यों नहीं कर रहा, ठीक है ना। अगर किसी इंसान को, मुझे लगता है, अपनी इमेज की खुद ही परवाह नहीं है ना, तो हम कौन होते हैं उसकी इमेज को बचाने वाले। हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, स्टाफ में हैं, लोग हैं, माता पिता हैं, देवर जेठ हैं, हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। क्यों निभा रहा है? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अपना इमेज एक बनाना है ना, कि भाई जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं। भले माँ बाप हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? कि ताकि हम अच्छे माँ बाप कहलाएं, एज अ माँ बाप हम पे आक्षेप ना आए। यही तो बात होती है असली। हम कह कुछ भी दें कि मैं तो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए कर रही हूँ, एग्जैक्टली हम कर अपने लिए रहे होते हैं बस। तो अगर एक पति या एक पिता अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा के कह चुका कि मैं ऐसा ही हूँ, उसको अपनी इमेज की परवाह नहीं है, तो आपको क्यों है? अगर आपको बच्चों के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए कुछ करना है, आपको एक अच्छी माँ बनना है, वो तो अच्छा पिता बन नहीं पाया, आपको एक अच्छी माँ बनना है, आपका मन नहीं मान रहा, तो आप करेंगी फिर वो चीज़ें, खुद करेंगी, है ना। नेक्स्ट, दी मेरा 7 साल का बेटा है और हम रेंट पर एक रूम में रहते हैं। बाकी अभी बहुत अच्छा है मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में, बट हम दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन ना के बराबर होता जा रहा है, जिसकी वजह से हम हस्बैंड वाइफ के बीच क्लैशेस होते हैं। क्या करूं, कैसे समझाऊं अपने हस्बैंड को? देखो, अगर हमारी एज कुछ भी हो, मुझे लगता है, लेकिन शादी के लिए ये चीज़ें भी एक कहीं ना कहीं ज़रूरी हैं। अगर आपका ये रिलेशन नहीं है ना, तो कितना भी आपका इमोशनल बॉन्ड हो, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथन होता ही है ना। एक, अगर ये मेरे को एक मान के चलो, अगर ये चीज़ ज़रूरी ना हो, सेक्सुअल रिलेशन एक दूसरे के साथ रखना पति पत्नी का, तो इसके लिए प्रॉपर शादी की एक परंपरा बनाई ही क्यों गई? ये ह्यूमन बॉडी की नीड है ना एक तरीके से। अब किसी का पति या पत्नी मर गया, उसको एक सामाजिक मर्यादा में रहना है, वो रोकता है वो चीज़ें कि ठीक है ये अब मेरा इच्छाएं पूरी नहीं होंगी या कुछ भी है। अगर वो अपने चरित्र की रक्षा करना चाहता है तो वो नहीं जाएगा गलत जगहों पर, लेकिन ये बॉडी की नीड है। तो अगर आप पति पत्नी बन के रह रहे हैं, अपनी सारी जिम्मेदारियां बाहर की निभा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है अब आप नहीं निभा रहे, उसमें आप पति को क्या समझाओगे? उसमें आपको भी समझने की ज़रूरत है। वो कोई नाजायज़ मांग नहीं है ना एक तरीके से, बीइंग अ हस्बैंड। अब मान के चलो इसी कंडीशन को आप उल्टा करो कि आपको इच्छा हो लेकिन आपके हस्बैंड टाल मटोल करें, तो आप तब यही क्वेश्चन पूछ रही होंगी ना कि भाई मेरी इच्छा होती है और मेरे हस्बैंड मतलब टाल मटोल करते हैं, हमारी शादी नहीं चल रही अच्छी। तो आप सेम जब आप दूसरे की जगह पर खुद रख के देखोगे तो आपको लगेगा कि गलती उनकी नहीं है, कहीं ना कहीं आप भी गलत जा रहे हो। अब अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर को दिखा सकते हो कि क्या दिक्कत है। एक एज होती है तब जाके विरक्ति हो गई, लेकिन एक एज तक तो रहते ही है ना टर्म्स, तो फिर वो क्यों नहीं है? तो मुझे लगता है आपको अपने ऊपर भी काम करना चाहिए, ना सिर्फ उनके। और अगर कोई इमोशनल बैरियर है जिसकी वजह से आप उनके साथ फॉर्मल रहती हैं या नहीं मिल पा रही उनसे ढंग से, तो उस चीज़ को बात करो। लेकिन ये कि ये कम होता जा रहा है उसकी वजह से हस्बैंड में कलेश हो रहा है और मैं उन्हें क्या समझाऊँ, आप उनको कुछ नहीं समझा सकती, क्योंकि ये गलती खाली उनकी नहीं है। नेक्स्ट, मैम मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत प्यार है, वो मुझे स्टडी के लिए सपोर्ट करते हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 स्कूल जाते हैं, एक बेटी छोटी है, उसके साथ पूरा दिन निकल जाता है। मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाती और मेरी सास को कुछ नहीं दिखता। उन्हें बहुत समझाया बट वो नहीं मानती। ऊपर से मेरी और हस्बैंड की बुराई मेरी नंद के सामने करती हैं। मैंने खुद सुनी है बट मेरे हस्बैंड मेरी बातें नहीं मानते, वो घर वालों की बात मानते हैं, मेरी नहीं सुनते। मेरी प्रॉब्लम उन्हें दिखाई नहीं देती। मैं क्या करूं जिससे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाऊं, जिससे हमारी लाइफ सुधर जाए। मैं घर का सारा काम करना है बट स्टडी के लिए नहीं निकाल पाती, प्लीज़ रिप्लाई।
आपका सारा क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो आपकी फर्स्ट लाइन थी ना कि मेरे और हस्बैंड के बीच में बहुत प्यार है, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल नल एंड वॉइड हो गई। कैसा प्यार है कि एक तरफ हम पढ़ाई के लिए सपोर्ट कर रहे हैं और एक तरफ 3-3 बच्चे कर रखे हैं हमने। 3 बच्चों के साथ आदमी पढ़ कैसे लेगा। फिर जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में आप सारा काम भी कर रही हो, उसके बाद भी अगर घर में कलेश हो रहा है, चलो जी हम हैं इतने इस लायक कि हमने 3 बच्चे भी पाल लेंगे और हम घर का काम भी कर लेंगे और फिर पढ़ लेंगे, लेकिन उसके बाद भी जब घर में कलेश हो रहे हैं तो हस्बैंड आपकी बात भी नहीं सुन रहे, तो क्या प्यार है ये? झुंझुना। ये कौन सा प्यार है भाई? प्यार क्या होता है? मतलब बच्चे पैदा करना होता है प्यार? आपकी उन्हें पढ़ाई की परवाह नहीं कि वो कैसे आप करोगी, तो क्या सपोर्ट कर रहे हैं वो आपकी पढ़ाई में? आप एक्सप्लेन करो। पढ़ाई में सपोर्ट करना मतलब क्या? किताबें ला के दे दी होंगी, ये करा सपोर्ट? या परमिशन दे दी कि हाँ तू पढ़ ले, पढ़ सकती है, ये सपोर्ट हो गया? पढ़ाई में सपोर्ट का मतलब यही तो है कि आपको पढ़ने के लिए टाइम अरेंज करने में मदद करें, आपके मेंटल पीस की बैंड ना बजने दे कि भाई उसमें ध्यान लगाना है पढ़ाई में। ये हुआ ना सपोर्ट। वो कहाँ है? तो ये इस पूरे क्राइटेरिया में अगर कोई गलत दिख रहा है ना, वो आपके हस्बैंड ही दिख रहे हैं। चलो, लेकिन आपका चलो चल रहा है, ठीक है। मैंने ऐसे बहुत से जोड़े देखे हैं, सामने से कोई देख रहा है उसको पता है कि क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के इश्क में दीवाने हैं। प्यार है हम ये सोच के चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्या आपको करना है कि भाई वहाँ से कुछ आ रहा है सास ससुर की तरफ से, इधर से आपका पति सपोर्ट नहीं कर रहा, उनकी बात मान रहा है ये वो, तो आपको ना अपना पक्ष एक्सप्लेन करना मेरे हिसाब से बंद कर देना चाहिए कि आपको जो मानना है मानो। मेरी कोई बुराई कर रहा है करे, नंद से कर रहे हैं करें। अगर आपको सच में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, कुछ करना है पढ़ाई के क्षेत्र में आगे, तो आपको इन सब चीज़ों से लिटरली बहरे बनना पड़ेगा कि भाई कर लो। आपको सुनाई आ जाए, आपके साथ कोई आके कह दे बात, लेकिन आपको ये कहता है ठीक है कर लेने दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपको इस स्टेज पे आना पड़ेगा जब आप पढ़ पाओगी, जब आप कर पाओगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके छोटे बच्चे और घर का काम यही बहुत है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। साथ में इनकी भी टेंशन लोगी तो हो गई पढ़ाई, नहीं होगी, सपनों में नहीं होती पढ़ाई। नेक्स्ट, मैनिफेस्टेशन क्या है दीदी? इसके बारे में बहुत सुना है पर कुछ समझ नहीं आया, प्लीज़ डिटेल में समझाइएगा प्लीज़ दीदी। देखो, मैनिफेस्टेशन इतनी मास्टरी तो मैंने भी नहीं करी, लेकिन एक चीज़ जो मुझे मोटी मोटी समझ में आई कि कभी छोटेपन में भी अगर कोई चीज़ मैंने मांगी, ये कह के कि हम गेम खेलते थे कि सोच के देखो, जैसे हम छोटे छोटे बच्चे होते थे, हम सोच के देखो अगर भगवान जी तुम्हारे सामने खड़े हों और ऐसे कहें कि एक विश मांगो या 3 वरदान मांगो या 2 वरदान मांगो, जैसे हम लोगों की नैतिक शिक्षा में कहानियाँ होती थी, अब तो होती ही नहीं वो चीज़ें, तो क्या मांगेगी? तो हम उस टाइम पे ना गेम खेलते थे और हम सब बच्चे जितने भी थे अपनी अपनी विश बताते थे कि मैं तो ये मांगूंगा, मैं तो वो मांगूंगा, है ना। और आप यकीन करो, जितनी चीज़ें मैंने मजाक में भी मांगी थी ना, वो बड़े होते होते जीवन में आगे जैसे जैसे मैं जाती गई, सारी की सारी पूरी हो गई, सारी की सारी। कितनी चीज़ें ऐसी थी जो मैं मांग के भूल गई थी, लेकिन जब वो पूरी हुई तो मुझे याद आया कि मैं बचपन में कोई मजाक में ये चीज़ें मांगा करती थी, है ना। तो बात ये होती है कि एक फ्रीक्वेंसी है, जितना भी आप देख रहे हो इसमें, अगर आप फील करते हो ना कि हाँ वैसी चीज़ें आपकी लाइफ में होएंगी, विश्वास कितना ज़्यादा है, एक तो वो चीज़ काम करती है, लेकिन कई बार विश्वास टूटता भी है। अब जो मैनिफेस्टेशन की रील्स वगैरह आती हैं मेरे फ़ोन में, उससे जो एक मोटी सी बात मुझे समझ में आई है वो ये होती है कि आप फ्यूचर में जो भी पाना चाहते हो उसके लिए आपको ऐसी मनःस्थिति बनानी है कि जैसे वो आपको मिल गया हो। सपोज़ करो आपको महीने के 4 लाख कमाने की इच्छा है, या एक बड़ा घर लेने की इच्छा है, 200 गज का 400 गज का आपको घर लेने की इच्छा है ना। तो आप उस तरीके की इच्छाएं, कोई कहता है लिख लो, लेकिन कोई कहता है कि उसको एज्यूम करो कि वो घर आपको मिल गया। आप ऐसा फील करो कि आप वहाँ पर हो, किस कलर का कमरा है, कैसे वो है, इस तरीके का, मतलब डिटेल्ड में आप विजुअलाइजेशन करो कि अगर आपको वो चीज़ अचीव हो गई तो आपकी लाइफ कैसी होगी। उसमें हम किसी भी चीज़ के बारे में कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मैंने एक एक चीज़ को कभी भी पूरा होते हुए अभी तक अपनी लाइफ में फ़ील नहीं करा जो इनके वीडियो के बनाए हुए तरीके से होता है। लेकिन जो मैंने देखा वो ये है कि आपने उस परम सत्ता से, उस ब्रह्मांड से, भगवान जी समझ के, किसी से भी आपने कोई अपने मन की बड़ी ज़ोर से इच्छा है आपकी,
आपने वो बोली या लिख के रख दी एंड उस डायरी को आपने रख दिया एंड आप बस ये एक बार सोच लो कि उस काम को करने के लिए प्रैक्टिकली कौन से कदम उठाने की ज़रूरत है, तो आप उसे उठाते रहो और फिर भगवान पे छोड़ दो, तो वो पूरी हो तो जाती है। देर सवेर होंगी लेकिन हो जाएंगी अगर आप उस दिशा में कार्यरत भी हो। आज ही एक रील मेरे फ़ोन में आई थी कि इतनी सारी बातों के अलावा एक मोटी सी बात जो उन्हें समझ में आई, उन्होंने बताया पॉडकास्ट में कि जिस चीज़ को आप चाहते हो ऐसा फील करो कि वो चीज़ आपको मिल गई है, लेकिन मेंटली फील करो, फिज़िकली मत करो। वैसे रियल लाइफ में फिज़िकली जीना शुरू मत करो, नहीं तो लोग आपको पागल समझेंगे। जैसे मान लो मैंने सोचना शुरू किया कि मैं महीने के 10 लाख कमा रही हूँ, है ना, और मैं खर्चा शुरू कर दूँ उस हिसाब से 10 लाख के हिसाब से, और पैसे मेरे पास हैं 4 लाख या 2 लाख या 1 लाख, तो वो इसी को कह रहे थे कि वैसा मेंटली फील करना शुरू कर दो कि जो आप पाना चाहते हो, लेकिन फिज़िकली उसके लिए बस एक्ट करो कि उसको पाने के लिए आपको क्या क्या करना है। तो रास्ते आपको भगवान दिखाता जाएगा, चलते आप जाओ एंड वो चीज़ आपको अचीव हो जाएगी। ये है मैनिफेस्टेशन। तो सारा खेल विश्वास का है और कुछ नहीं। विश्वास जितना दृढ़ होगा, जितना आप उसको मजबूती से फील कर पाओगे, उतनी ही वो चीज़ें आपको जल्दी मिलती चली जाती हैं लाइफ। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरे बाबा ससुर कानपुर में ज़मीन लिया था। मेरी ननंद और सास कैरेक्टर लेस है, किसी गैर मर्द से मिलकर घर बनवा लिया। 10 ईयर हो गए बने हुए, 6 ईयर हो गए शादी को। एक बेटा है, घर से निकलने की धमकी देती है, नहीं निकली तो रेप का चार्ज लगाया है। पति ड्रिंक करते हैं, मैं चाहती हूँ अपना घर हो, पति नहीं मानते, बोलते हैं सब हो जाएगा, सेविंग कुछ नहीं है, कैसे होगा। ड्रिंक मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, क्या करूं, बच्चे की वजह से रहती हूं, कभी कभी सोचती हूँ छोड़ दूं बट नहीं कर सकती, क्या करूं, बहुत परेशान हूं, मेंटल पीस ख़राब हो रही है। 8 मंथ सेकंड प्रेगनेंसी है, प्लीज़ दी रिप्लाई ज़रूर करना। अब यही चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, जब हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, हमारा मेंटल पीस मेंटेन नहीं हो रहा, हमारी पति के साथ सेटिंग नहीं बैठ रही, अब इसमें प्रेगनेंसी कहाँ से आ जाती है फिर। अरे आदमी अगर ध्यान नहीं दे रहा, परहेज़ नहीं कर रहा, तो यार आप क्यों नहीं करते। आपकी जान को ऑलरेडी इतना कुछ हो रहा है, आप एक तरफ शादी से बाहर निकलने की सोच रहे हो और एक तरफ आप प्रेगनेंसी में हो, तो यहीं पता चलता है कि आप कितने उलझे हुए हो। जिस दिन आप एक किनारे से सोचना शुरू कर दोगे, उस दिन आपकी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। अब ये बात है कि देखो, पति वहाँ से जाने को तैयार नहीं है, उसको लग रहा है कि ठीक हो जाएगा, तो उनसे पूछो कि एक्सप्लेन करो कैसे होएगा। और अगर मान लो कुछ हो भी जाए तो भी सेविंग करने में बुराई क्या है। लेकिन ये सब बातें तब कह पाओगी जब आप खुद सॉर्टेड होगी। अब आप खुद ही इतने राड़े झगड़े के बीच में प्रेगनेंसी लिए हुए हो, तो सोच के देखो कितने पक्के इरादे की महिला आप हो, कितना आप सॉर्टेड हो। इतनी परेशानी में बच्चा पैदा करना कहाँ की समझदारी है, ये बात ही बात आ जाती है ना। तो भाई नंद जो कर रही है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, पति को थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश कर सकते हो, वो भी लॉजिकली बातें करके। लॉजिकली सोचना सीखो, ठीक है। सेविंग करना शुरू करो, यही कह के करो कि ठीक है हम किसी के एंटी नहीं जा रहे, लेकिन सेविंग करने में बुराई क्या है, चलो हो सकता है सब ठीक हो जाए, कहीं से तो शुरुआत होगी ठीक चीज़ों की। नेक्स्ट, हाय दी, मैं एक स्पिरिचुअल ग्रुप से जुड़े रहना चाहती हूँ बट वो मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं जो मैं नहीं लेना चाहती। माई एम इज़ टू कनेक्ट फॉर अ चेंज इन डेली लाइफ एंड फॉर द पीस, व्हाट टू डू। देखो, अगर वहाँ पर आप जो जिम्मेदारी जो आप लेना नहीं चाहती और फिर भी आप लोगी, तो जिसके तलाश में आप जा रही हो शांति की, वो फिर भी नहीं मिलेगी। और मेंटल पीस मेंटेन करने के लिए किसी स्पिरिचुअल ग्रुप से जुड़ना बहुत ज़रूरी नहीं होता, ये आपकी स्टेट ऑफ माइंड है। तो आपको वहाँ पे जितना उन्होंने सिखाया होगा उस सीख के साथ आप घर में रह के भी उस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो। मत लो अगर आपको नहीं लगता सही। मैम प्लीज़ रिप्लाई करिएगा, जब ससुराल वाले टॉक्सिक हों तो क्या करें। मैं वर्किंग हूँ, जब बच्चा हुआ कोई हेल्प नहीं, मेरी पोस्टिंग दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, कभी कभी वर्कलोड ज़्यादा हो जाता था तो हस्बैंड बाबू को लेकर घर चले जाते थे, तब भी हस्बैंड ही उसको लेकर रात में सोते थे, रात में उठ के दूध देते थे, कोई हेल नहीं, छोटी नंद और सास कभी कॉल नहीं, वो लोग हालचाल के लिए सिर्फ देवर करते हैं, और बड़ी नंद भी बड़ी टॉक्सिक है, जब भी बात करो कोई ना कोई ताने लेकर तैयार। तो मैं बात करना बंद कर दिया, हस्बैंड से कहते हैं बंद करो, आपकी बहन है पर वो भाई बात करेंगे तो बस ताने लेकर तैयार। मतलब कुल मिला के वही है। अब देखो मेरी मानना इस मामले में ये होता है, देखो जी बच्चा आपका है, कोई मदद कर दे ठीक, नहीं मदद कर दे, आपके पति का भी बच्चा है, क्या हो गया अगर उन्होंने एक रात खुद उठ के दूध दे दिया, इसमें आपको इतनी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। पति नहीं उठेगा, माँ नहीं है तो दादी देगी, बुआ देगी, क्यों।
अगर पति ने दे लिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया। ठीक है। दूसरी चीज़, हाल चाल ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अगर मुझे बुखार हो रहा है, मेरी सोच इस मामले में बिल्कुल अलग है। और जिसके ऐसी हो जाए ना, मैं बताऊं, उसकी आधी टेंशन ख़त्म हो जाए। मैंने देखा ना लोगों को यही कहते हुए, उसने हमें पूछा नहीं, उसने हमें एनिवर्सरी विश नहीं करी, उसने बर्थडे विश नहीं किया, उसने स्टेटस नहीं लगाया। मुझे ये नहीं समझ में आता, अगर मेरे को बुखार हो रहा है या मैं किसी दर्द में तड़प रही हूँ, किसी ने फ़ोन करके पूछ लिया कि हाँ गुड़िया तू ठीक है, मैंने कहा नहीं, है ना। या फिर अरे क्या हो गया, मैंने बता दिया भाई यहाँ दर्द हो रहा है, या ये परेशानी है, या इतना बुखार है। ठीक है, सब हो गया। उसके बाद अच्छा चल ध्यान रख, डॉक्टर को दिखा लियो, इतना ही कहेगा ना आदमी। उसके बाद दर्द उतना का उतना ही है ना। तो किसी के पूछने से, किसी के कहने से, ये कहते हैं बड़ा मन को शांति मिलती है, वो कुछ नहीं होता। जितना दर्द हमें झेलना है वो हम ही झेलेंगे। इनफैक्ट बस इतना फ़र्क पड़ सकता है कि हाँ भाई हो सकता है हम इस कंडीशन में हम डॉक्टर के जाने के ना हो, किसी ने पूछा कुछ मदद कर दो कि हाँ भाई मुझे डॉक्टर के जाना है, तुम हेल्प कर सकते हो। अगर किसी ने कर दी तो बहुत बड़ी बात है। अब ये जो हाल चाल वाला है ना कि फ़ोन किया तो ताने ये वो, आपको है चुल कि भैया फ़ोन करना है, मुझे अच्छे भैया भाभी बनना है, आप कर लो। आपको भी नहीं करना, आप भी मत करो। ये सिंपल रखो चीज़ें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करो इन्हें, क्योंकि जॉब, बच्चा, घर, दूसरा डिस्ट्रिक्ट, उसमें जाना डिस्ट्रिक्ट में, ऑलरेडी इतना कुछ है यार। अब ये फ़ोन पे हमारे से क्या कह रही हैं, अब हम ये भी सोचेंगे क्या। सॉर्टेड रहो, ठीक है। नेक्स्ट, दी थैंक यू फॉर रिप्लाई माई क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है कि मेरे ससुर एग्ज़ाम के समय बच्चे को डिस्टर्ब करते हैं, क्या करूँ। मैं कहा मैं कर दूँ पर वो मानते नहीं। कुंडी लगा के अंदर बैठ जाया करो, ठीक है, कमरे में उसके साथ ही। नेक्स्ट, हाई दी थैंक्स फॉर हेल्पफुल गाइडेंस। मेरी सुपर टॉक्सिक MIL है, बहुत मिसबिहेव किया मेरे साथ। इवन आई गॉट पोस्टपार्टम डिप्रेशन फॉर 1 ईयर। मेरे हस्बैंड जब कनाडा आ गए, दे है आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ डिलीवरी, और हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी। ऑलवेज ही नेवर आस्क्ड माई साइड स्टोरी। मेरे हबी को स्टिल नहीं पता हाउ बैडली शी ट्रीटेड मी। ताने देना, मेरे घर ना जाने देना। इवन जब मेरी तबीयत ख़राब थी मेरी डिलीवरी के बाद, फिर से स्टिचेस लगे, मेरी मम्मी के पास जाके करवाया मैंने। मेरा एग्ज़ाम था, मुझे चक्कर आ रहे थे, बोली ऑटो लेके चली जा, एंड लॉट्स मोर। एंड ही थिंक्स उनकी मम्मी टुक केयर ऑफ हिज फैमिली वेरी वेल, फील ग्रेटफुल। मुझे सब याद है, एंड मेरे हस्बैंड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पाता है। थिंग्स हैव इम्प्रूवड इन लास्ट 1 ईयर, मैरिड फॉर 5 ईयर, 1 4-year चाइल्ड। सब सच बता दूं हबी को, बिकॉज आई फील हर्ट। ही नेवर हर्ड मी एंड डजंट नो एनीथिंग। प्लीज़ उनसे कुछ भी शेयर नहीं करती। पहले तो MIL हबी के कान भर देती थी। ही वर्शिप्स हर, क्योंकि उनके पापा नहीं है। I want him to know the truth because it was impacted our bond and my health a lot. Should I share because I want to be heard by him and restore our bond, so that I have my safe space to talk him, and because things still keep bothering me, very hard to let go. Please help. आपको उन्हें बताना है, ठीक है, लेकिन क्या होगा, इतने साल आपने नहीं बताया, और अगर अभी भी उन्होंने यकीन न किया आपका, ये चीज़ आपके दिमाग में भी आ रही होगी कहीं ना कहीं, और इसीलिए आपको लग रहा है कि बताऊं नहीं बताऊं। एक चीज़ ये भी है, आप जब कोशिश ऐसी करो कि कुछ जो आप बताना चाहते हो उससे मिलती जुलती घटना खुद से पति की आंखों के सामने हो, और जब उन्हें वो झटका लगे ना, जब आपके पास सही बिल्कुल टाइम होगा बताने का कि आपको आज पता चला है, मैं तो सालों से झेल रही हूँ, वो होगा बिल्कुल सही तरीका, ठीक है। क्योंकि मैंने एक बार इस तरीके की ना एक रील देखी थी कि वाइफ शायद कुछ बासी रोटी या कुछ सलाद या पता नहीं क्या, मतलब कुछ इम्प्रॉपर सही खाना खा रही थी, बहुत थोड़ा सा, या ब्रेड खा रही थी सूखी शायद। तो उसके पति आते हैं अंदर कि अरे ये क्यों खा रही हो, खाना खाओ ना, ये क्या टाइम में फिर कहोगे बीमार हो गई है। वो जाता है फ्रिज में धोखे से, और फ्रिज में लगा होता है ताला। तो वो कहता है कि फ्रिज में ताला किसने लगाया, बस। तो वो बस एक बार कहती है कि बस ऐसे करके रह जाती है, और मुंह उसका बंद हो जाता है, और वो रोने लगती है। उस आदमी को एक बार में समझ में आ जाती है कि उसकी माँ ने ताला लगा रखा है फ्रिज में, उसे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आप जैसी कंडीशन जिसकी होती है उसके लिए बेस्ट होता है कि अब जब इतने साल कुछ नहीं बोला ना, तो कुछ ऐसा हो कि जिसमें खुद पति के सामने वो चीज़ें आएँ, आपको जस्ट उसमें ऐड ऑन करना पड़े, नई बात ना करनी पड़े।
नेक्स्ट, दीदी प्लीज़ प्लीज़ रिप्लाई मी, मेरे पति ड्रिंक करते हैं, मार पिटाई नहीं करते, बस आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं, धक्के लगते हैं, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे बच्चा भी अब देखता है कि पापा कुछ अलग लग रहे हैं, मैं क्या करूं? अपने बच्चे को लेकर गांव वाले घर सास ससुर के पास शिफ्ट हो जाऊं? पढ़ी लिखी हूँ बट घर रह रहकर अब कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है, क्या करूँ प्लीज़? देखो, जब पति अगर ड्रिंक करके आ रहा है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, लेकिन आपको मार नहीं रहा, उस टाइम पे बेस्ट तरीका होता है कि अगर वो खाना खाएगा, उसका खाना वगैरह निकाल के टेबल पर रख दो एंड डू योर बेस्ट कि अगर बच्चे उस टाइम पे उसके सामने ना पड़े जितना हो सके, ठीक है? और बच्चे से ना कुछ छुपाओ मत कि क्या, क्यों, कैसे। मुझे लगता है कि सीधे बता देना चाहिए कि बेटा डैडी ने ड्रिंक किया हुआ। जब उसको समझ में आ जाए कि कुछ गंदी चीज़ है, शराब है, वो सब समझते हैं टीवी में देख के कि वो पिया है, उस टाइम पे डैडी का ना माइंड काम नहीं करता, ऐसे हो जाते हैं जैसे नींद में रहते हैं। तो इसलिए आप यहीं रहो, कोई बात नहीं, बस। तो उसको अलग ही रखो जितना हो सके। बाकी भाई ड्रिंक वाले का तो यही है कि आपसे मार पिटाई नहीं कर रहे, अगर खर्चा वर्चा आपका सही चल रहा है, ठीक है, तो बस वो है कि बस सजा की तरह उस दिन को काटो जिस दिन वो ड्रिंक करके आते हैं। उनका कमरा भी उस दिन के लिए अपना एक अलग तैयार रखो कि जिस दिन वो ड्रिंक करके आते हो आप अपने बच्चे को लेके कहाँ सोओगे। तो जितना हो सके उस टाइम पे अलग रहो, लेकिन जब वो नहीं पिए तब अपना फैमिली का माहौल इतना अच्छा रखो कि उनको भी समझ में आए कि अगर मैं ड्रिंक करना छोड़ दूँ तो मेरा परिवार कितना सुखी है। बस ये है मास्टर स्ट्रोक कि जब वो ड्रिंक ना करें ना, तब आपको उनको एक कहना चाहिए, इनाम के तौर पे दिखाना चाहिए कि देखो हमारा घर कितना अच्छा हो सकता है, हम कितने खुश रह सकते हैं। नेक्स्ट, दी प्लीज़ क्लास 4 के बच्चे को क्या उनके सिलेबस के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना चाहिए? अगर हाँ तो क्या उस एक्स्ट्रा में उन्हें बता सकते हैं? उनको राइटिंग इम्प्रूवमेंट के लिए कोई टिप्स दीजिए। देखो, क्लास 4 क्या एक्स्ट्रा कराने वाले तो क्लास 1, 2, 3 से ही शुरू हो जाते हैं। कोई स्केट सिखा रहा है, कोई शतरंज सिखा रहा है, कोई फुटबॉल सिखा रहा है, कोई ताइक्वांडो में भेज रहा है, कोई डांस क्लास में भेज रहा है। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। चाहिए वाला देखो कोई सीन भेड़ चाल है, सब चल रहे हैं, है ना? तो अगर आपको भी अपने बच्चे को दौड़ाना है रेस में कि हाँ भाई मेरा बच्चा फर्स्ट ही आना चाहिए, तो दौड़ाओ। अभी अब मैं अपनी कहूँ तो जो उनके स्कूल में हो जाती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर, वो हो जाती हैं, ठीक है? क्योंकि जो टॉप पे पहुंच रहे हैं ना लोग, उनके कहीं ना कहीं माँ बाप सब कुछ छोड़ के वो अपने बच्चे को ही बढ़ाने में लगे पड़े हैं। जब वो बच्चे टॉप पे पहुँचे, आप किसी की भी स्टोरी पढ़ के देख लो, उनके माँ बाप की पूरी ज़िंदगी उस बच्चे को आगे बढ़ाने में गई है, वो नहीं दिख रही, उनका बच्चा दिख रहा है टॉप पे। तो मेरी या मेरे हस्बैंड की लाइफ ऐसी नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपने बच्चों को ये सिखा, वो सिखा, यहाँ लेके जा, वहाँ लेके जा। हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कमाएंगे नहीं तो बच्चों को खिलाएंगे क्या, है ना? तो ये चीज़ है, जितना हो सकता है उनकी पढ़ाई में ये करते हैं। जो स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर होती हैं उनको वो करते हैं प्रमोट कि भाई इनमें ही सीखो जितना अच्छा हो। फिर जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट हो, दिखेगा कि नंबर आ रहे हैं या फिर अच्छा परफॉर्म कर रही है उसमें चीज़ में, उसके लिए ही तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस दिलवा देंगे। तो बेस्ट वे मुझे तो यही लगता है कि बच्चे का इंटरेस्ट देखो, उसको स्टार्टिंग में सब करने दो, खेलने दो, उसे चीज़ों को सीखने दो, एक्सप्लोर करने दो, चुनने दो। फिर आपको जहाँ लगे कि मेरा बच्चा इस चीज़ में बढ़िया कर रहा है, एफर्टलेसली अच्छा कर रहा है, उसको लेके आप आगे बढ़ा सकते हो। और अगर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, वो केवल स्टडीज़ में ही कर रहा है, तो स्टडी करके भी बच्चे सेटल होते ही हैं। आपका बच्चा स्टडी में भी नहीं है, तब आपको ध्यान देना है कि वो आखिर है किस चीज़ में। किसी ना किसी चीज़ में तो हर बच्चा होता है, तो आप उसको वो सिखाने में लग जाएंगे। तो ये हर बच्चे पे ऊपर वेरी करता है। लेकिन जो अभी काम चल रहा है ना कि बच्चे को पालने के लिए ये भी, भाई ना तो मुझसे हो पाया ये, और ना मैंने कभी, सही बताऊँ तो, कोशिश करी। मेरा कभी कोई ड्रीम नहीं था ऐसा कि मेरा बच्चा होगा तो मैं उसको सब कुछ सिखा दूँगी। लाइफ सिखा देती है सब कुछ। मैं अपनी लाइफ को देखूं तो मेरे को कौन सा एक्स्ट्रा क्लासेस में डाला था या कुछ करा था। अगर मेरा इंटरेस्ट है तो मैं जीवन जैसे जैसे जाएगा, मौके आएंगे, मैं सीखती चली जाऊंगी। इसी ट्रैक पे मैंने अपनी लड़कियों को डाला हुआ है, और भगवान की दुआ से खैर काफ़ी कुछ वैरायटी की चीज़ें उन्हें आती भी जा रही हैं उसी तरीके से। तो इतना स्ट्रेस मत लो, जस्ट फ्री जीने दो बच्चे को मेरे हिसाब से। नेक्स्ट, मैं भी बुटीक में काम करते हुए वीडियो सुनती हूँ, किचन का काम करते हुए वीडियो सुनती हूँ। थैंक यू, जो भी जैसे भी सुनता है, मेरे लिए बड़ी बात है कि आप लोग सुनते हो। नेक्स्ट, रेस्पेक्टेड मैम, हाउ टू क्लीन एंड ऑर्गेनाइज आवर होम विदाउट बर्डन। सिंपली है, एक लाइन में आंसर दूंगी कि परफेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और हमेशा पिक्चर परफेक्ट घर रखने के चक्कर में आपकी बैंड बज जाएगी। तो एक रूटीन बना लो
सुबह एक बार साफ़ कर दिया, शाम को रात को सोने से पहले एक बार साफ़ कर दिया। बच्चे हैं, घर है, परिवार है, चीज़ें जगह से हटेंगी भी, फैलेंगी भी। कोई मेहमान आ जाए, हर टाइम मेरा घर पर पिच परफेक्ट रहना चाहिए, अगर आप उस चीज़ पे जाओगे तो फिर विदाउट बर्डन नहीं कर पाओगे। सुबह से रात तक काम करते रहोगे और आपका घर रह जाएगा शायद पिक्चर परफेक्ट। लेकिन अगर आपको विदाउट बर्डन घर क्लीन रखना है ना, तो देखो वही है, एक शेड्यूल बना लो कि दिन में 2 बार मुझे चीज़ें जगह पर रखनी है। दिन में कोई से भी 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा निकाल के किसी एक कोने को अच्छे से साफ़ कर दो। लेकिन चीज़ें ऐसे रखो कि भाई चलते फिरते पूरे घर में आपका आधे घंटे में मैक्सिमम हाथ लग जाए। तो ये है कि ढेरों सामान होने के बावजूद भी वो मेंटेन रह जाएगा, आप साफ़ कर लोगे अपना घर। ये प्रेशर मत लो कि किसी को दिखाने के लिए करना है। पिक्चर परफेक्ट रखने के चक्कर में टेंशन होती है, बाकी और कोई बात नहीं है। दी, आप बहुत आउटस्टैंडिंग हो, जीने की सही दिशा दिखाते हो। आपको सुनने के बाद दुनियादारी सीखी है। लिव लाइफ ईजी को मैं 4 साल से जुड़ी हूँ। अपनी फैमिली और अपने आप को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ये आपसे मैंने सीखा है। रिश्तेदारी में टॉक्सिक रिलेशन निभाते निभाते अपनी मेंटल हेल्थ कैसे स्मूथ रखें, ये आओ बहन बातें करें के एपिसोड से ज़्यादा सीखने को मिला है। आप बहन माँ जैसी सही एडवाइस देते हैं, प्रैक्टिकली आंसर देते हो। आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हो। गॉड ब्लेस यू, स्टे ऑलवेज हेल्दी डियर, थैंक यू। तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं था, केवल मेरी तारीफ़ थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट, मेरा तो कमेंट ही गायब हो जाता है, मैं दुखी हो गई हूँ। अच्छा, देखो इसमें एक इशू हो सकता है, कुछ वर्ड्स जो गाली गुप्तारी वाले होते हैं ना, अजीब वल्गर से, उन वर्ड्स को यूट्यूब ऑटो डिलीट कर देता है कमेंट्स को, जिनमें वो वर्ड कंटेन करते हैं। तो वो चाहे इंग्लिश में लिखा हो या हिंदी में लिखा हो। तो मे बी आप अपनी प्रॉब्लम बताते टाइम कुछ ऐसे वर्ड्स लिख रही हूँ जिसकी वजह से वो हाइड हो जाता हो। तो इस चीज़ का ध्यान रख के एक बार फिर कमेंट करो, क्या पता इस बार आ जाए। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी शादी को 15 साल हो गए। पेरेंट की साइड लेते रहते हैं दोनों और हमारी बहुत लड़ाई होती है। अब तक मारपीट सब होता रहा, पुलिस केस भी। हम दोनों के आपस में अपनी किसी बात को लेकर कभी नहीं हुई लड़ाई और हालात इतने बिगड़ गए कि हम दोनों के मन में बहुत खटास आ गई है। मैं साइलेंट हो गई, बस काम की ही बात करने लगी ताकि मेरी सास को अब कुछ कहने का मौका ना मिले। हमारी लड़ाई ना हो, लेकिन मेरे हबी ने तो बिल्कुल बंद कर दिया बात करना। कुछ भी कहते हैं तो बच्चों के या माँ के थ्रू कहते हैं, और जब मैं कुछ पूछती हूँ तो बच्चों के थ्रू ही आंसर देते हैं। ऐसा करते उन्हें 3 साल हो गए। बच्चे बड़े हो रहे हैं, इरिटेट होते हैं, मुझे भी बुरा लगता है। सब करके देख लिया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। बस रात को अगर मैं कहूँ तभी कुछ होता है, कोई सामान लाने की कहूँ ले आ देते हैं, बस बात नहीं करते। क्या करूँ कि वो मुझसे बात करें। बात करने जाती हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हो तो उठ के चले जाते हैं। देखो, पुलिस केस तक हो जाना ना कोई छोटी बात नहीं होती, और भले गलती उनकी थी, ये मेल ईगो इसी को तो कहते हैं, गलती भी उनकी है, फिर भी फूल के भी खुद ही दिखाएंगे। तो अब आप अननेसेसरी बार बार जल्दी से जल्दी सही करने की कोशिश भी मत करो। जैसे चल रहा है चलने दो, आएगा एक दिन। ट्राई करो लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो नहीं होती इतनी समझ किसी किसी में कि हाँ वो समझे कि जो भी हुआ उसमें मेरी भी गलती थी या मेरी ही गलती थी, है ना। तो आप मेरे ख्याल से तो जितना कर रहे हो ना उतना भी छोड़ दो, ताकि उनको समझ में आए कि अब ये भी नहीं बात कर रही मुझसे। नेक्स्ट, दीदी आपको करीब 1 महीने पहले अपने पापा के लिए रिक्वेस्ट करी थी। थैंक यू सबका, जिन जिन ने मेरे पापा के लिए प्रेयर करी है वो खतरे से बाहर हैं। चलो बढ़िया हो गया, धन्यवाद प्रभु का। आगे भी उनकी तबीयत और सही रहे इसकी प्रार्थना वो कर रही हैं। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में, या फिर कमेंट तो इस पर नहीं हो पाएगा, पर प्रार्थना कीजिएगा कि सभी का परिवार सुखी रहे, सबके अपने बने रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। नेक्स्ट, मेरी जॉइंट फैमिली है। मेरे पेरेंट्स फार्मर्स हैं, मेरे चाचा चाची वर्किंग हैं, बेंगलोर रहते हैं। जब वे घर आते हैं कुछ हेल्प नहीं करते, इवन हम लाइक सर्वेंट उनकी सेवा करते हैं। सब उनकी साइड लेते हैं बिकॉज वो ज़्यादा अर्न करते हैं, एंड वो ऐसे ही के हैं कि लोगों के सामने कहते हैं हम ये कर दें इनके बच्चों के लिए, बट इन रियलिटी कुछ नहीं करते। इवन मेरा बुआ एंड दादी भी जब फॉर द सेक ऑफ मनी सारा दिन उनकी ही तारीफ़ करती हैं। मेरी माँ एंड मेरी दादी की बहुत सेवा की है, बट वो मेरी माँ के लिए गलत ही बोलती है। इवन मेरे सामने मुझे ये बोल के लड़की है चुप करवा दिया जाता है। देखो, ये घरों में फ़र्क होता है, और यहाँ पे पूरी राड़ की जड़ ना आपकी दादी है, सेकंड राड़ की जड़ दूसरी छोटी कहो तो आपकी बुआ। एक बेटा बहुत ज़्यादा कमा रहे खा रहे हैं, उनकी
लल्लो पच्चो करने में लगे पड़े हैं, दूसरी शरीर से पूरा कर करके घुली जा रही है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। और इन्हीं बातों की वजह से, होम मेकर बनने से अब लड़कियां कतराती हैं, उनको वर्किंग ही होना है। क्योंकि घर के कामों में पूरी ज़िंदगी अपनी हड्डियां गलाने के बाद भी हमें मिलता यही है कि हमारी वैल्यू कम है, हम करते ही क्या हैं। तो इसीलिए वो है कि डबल शिफ्ट हो जाती है, दुगनी मेहनत हो जाती है। लेकिन फिर भी लड़कियों को लगता है कोई पूछेगा करते क्या है तो मैं बता तो दूंगी, मैं टीचर हूँ, मैं ये दुकान चलाती हूँ, मैं बुटीक चलाती हूँ, मेरी ये वाली जॉब है, वो बता देंगी। घर के काम को तो कुछ माना ही नहीं जा रहा ना, अभी तक भी बहुत कम घर हैं ऐसे, इसीलिए होता है। लेकिन आपको मैं यही सलाह दूंगी कि आप अपनी बुआ और दादी जो भी उनकी बातें सुन के अपना मन छोटा कर रहे हो ना, मत करो। आप अपनी मम्मी के लड़ने जाओगे, उसका कोई अर्थ नहीं बन रहा, नहीं निकलेगा उसका कोई, क्योंकि आपकी मम्मी आपसे तो बड़ी ही थी ना। जब वो अपने लिए नहीं लड़ पाई, बच्चों को आता है जोश कि हम अपनी माँ की रक्षा करेंगे, लेकिन एक्चुअल ये है वो माँ रक्षा करवाना ही नहीं चाहती। वो बच्चों के सामने अपना दुख धो के थोड़ा सा मन हल्का कर लेती हैं, लेकिन अगर उनसे कहो ना कि चलो बात करो, कन्फ्रंटेशन करो, वो नहीं करेंगी। होती हैं ऐसी महिलाएं। तो आप बेकार ही पचड़े में पड़ रही हो। आपका काम इतना हो सकता है कि आपकी माँ जब सब जगह से टूट के दुखी होके आए तो आप उसको 4 अच्छी बातें बोल दो। या आपकी माँ सारे घर का काम कर रही है तो आप उनको पैम्पर करने के लिए कभी उनके पैर दबवा सकती हो, तेल लगा सकती हो, कभी उनके लिए कुछ खरीद के अगर ला सको, मतलब आप अपनी तरफ से अपनी माँ को खुश करने के लिए क्या कर सकती हो आप वो कर लो। जो लोग उन्हें दुख पहुँचा रहे हैं उनसे लड़के आप उनको खुश नहीं कर पाओगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो महिलाएं इस तरीके से पक जाती हैं, ढल जाती हैं हालातों में। वो चाहती ही नहीं अपनी रक्षा खुद करना, वरना अपनी रक्षा जो खुद करना चाहेगा ना, इतना बड़ा बवाल नहीं होता। हर औरत सक्षम है अपनी लाइफ खुद सेट करने के लिए, लेकिन हम चाहते ही नहीं। हमें डर है अकेले जीने का, बुरी बहू कहलाने का, कैसे सरवाइव करेंगे, लोग क्या कहेंगे, मेरे माँ बाप को कोई कहेगा, यही सिखाया है, ये सब चीज़ें सोच के हम रह जाते हैं। वरना मिनट नहीं लगता, हर कोई अपनी लाइफ सेट कर सकती है आराम से। नेक्स्ट, दीदी मेरे ससुराल में मेरी नंद है, डिवोर्स हो गया, उसका अब दिक्कत यह है वो साल में 2 बार घूमने भी जाती है, महीने में 1 बार शॉपिंग भी करती है, उसकी ही चलती है घर में। जब मैं कहती हूँ कि घर के पैसों पर मेरा भी अधिकार है तो बोलते हैं कि वो तो अपनी सैलरी से करती है, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाती है बच्चों को। लेकिन ये बात झूठ है दीदी, मैंने खुद सुना पैसे उसके नहीं हैं। अब आप ये बताओ कि क्या सोल्यूशन है इसका। हस्बैंड की जॉब नहीं है, मुझे देख के दुख होता है कि मेरे पापा ने इतना पैसा लगाया शादी में और तलाक होने पर भी सारे पैसों के सुख उसको मिल रहे हैं। प्लीज़ कोई सोल्यूशन बताओ। आपके हस्बैंड की जॉब नहीं है तो मतलब घर की मेन अर्निंग का सोर्स क्या है? अगर उसकी सैलरी उसकी पूरी नहीं पड़ रही, वो और पैसे ले रही है, वो कहाँ से आ रहे हैं? आपके पापा के पैसे यहाँ पे कैसे आ रहे हैं? ये चीज़ थोड़ी क्लियर नहीं है आपके क्वेश्चन में। तो अगर इतना है कि वो आपके पापा के पैसे हैं, अगर कहीं बैंक अकाउंट में या कुछ है वहाँ से निकाले जा रहे हैं, तो आप पक्का उसको हटा सकती हो वहाँ से, उस पर आपका अधिकार है ना। और दूसरी चीज़, अगर वो कहते हैं कि अपनी जॉब से कर रही है, तो आप देख रहे हो ना, आप हिसाब लगा के दे दो कि इतने हज़ार की सैलरी है और उतने हज़ार तो वो खर्च कर रही है, उससे ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं? फिर उसके तो है नहीं, है ना। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करो। और अगर वो पैसे आपके पापा के हैं तो आप बिल्कुल फ्री हो ये कहने के लिए कि वो पैसे नहीं खर्चे जाएंगे इनके ऊपर। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं हाउस वाइफ हूँ, स्टडी भी करती हूँ विद 2 किड्स। मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, हम वेट करते हैं कि वो जब घर आएँ हम बाहर घूमने जाएं, बट मेरे हस्बैंड खुद बाहर से आते हैं तो उनका मन नहीं करता। मेरा मन करता है थोड़ा ब्रेक घर से, बट जब भी बाहर जाएँ वहाँ उनको जल्दी आने की होती है घर। छोटे बच्चों के साथ अकेले नहीं जाने होता तो उनका वेट करते हैं। अभी कल ही हमें लेकर गए थे तो बोलते इधर से आगे जाते हैं, जो रास्ते में कुछ आएगा वहाँ देखेंगे। मेरा मन था कि हम शाम को जाएंगे, बट वे दोपहर को ही ले गए आए। एवरी टाइम इनको हेडेक हो जाती है बाहर जाकर, घर आकर मेरा मन नहीं किया बोलने का तो बोलते आपको अपने मज़े की पड़ी रहती है, दूसरों की हेल्थ नहीं देखते आप। अब मेरा मन करता है मैं कहीं प्राइवेट टीचर लग जाऊं, तो बस संडे मिले और मैं इनको बोलूं ना जाने के लिए कहीं। प्रॉब्लम यह है कि इन लॉज के साथ रहती हूँ, काम के लिए फेस बनेंगे, बस बातें होंगी, घर में रहकर फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ। देखो, उनकी तरफ से भी अगर आप सोच के देखो ना, एक फ़ौजी के लिए, एक आर्मी मैन के लिए जो अपने घर से महीनों दूर रहता हो, वो घर को फील करता है, उसको घर ही अच्छा लगता है। तो वो घर की 4 दीवारी में रहना उनके लिए लग्जरी है। अब आपका पॉइंट भी सही है कि बच्चों के साथ नहीं जा पा रहे बाहर, ये वो ठीक है, लेकिन ना आप जैसे ले गए,
आपका मन है शाम को आने का, वो दोपहर में ले आए, इस पे इरिटेट मत हो, ठीक है। और जितने भी दिन की छुट्टी के लिए आते हैं अपना बना लो कि बस एक दिन जाएंगे, उनको भी पता रहेगा कि चल यार इसका ही मन है एक दिन के लिए। लेकिन आप भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझो ना, उनको घर में रहना, उनको भी एक ब्रेक चाहिए, आपको भी एक ब्रेक चाहिए। रही बात ये कि देखो आपको जाना है, अगर आपकी जाने की इतनी प्रबल इच्छा है ना, आप जा सकती हो। ऐसी स्पेस की लिस्ट बना लो जहाँ आप बच्चों को लेके अकेले जा सको, आपके हस्बैंड नहीं भी हों तो भी आप चले जाओ। और बाहर निकलने के लिए हस्बैंड का होना ज़रूरी नहीं होता, आप निकलना शुरू करो धीरे धीरे। ब्रेक लेना है घर में तो आप अपने घर के रूटीन को ऐसा बना लो कि आप उसमें ही ब्रेक ले लो। मेरा इतना हेक्टिक शेड्यूल है, मैं आपको एग्जांपल दे के बताती हूँ। अभी मुझे कभी ब्रेक चाहिए होता है, एक आध दिन वीडियो मिस हो जाएगी, है ना। खाना अगर हम 3 टाइम, आपने देखा है मैं अक्सर तीनों टाइम थोड़ा थोड़ा ही बनाती हूँ, लेकिन तीनों टाइम ताज़ा बनाती हूँ। एक टाइम बना लिया उस दिन, अगले 2 टाइम वो खा लिया, 3rd टाइम बाहर से मंगा लिया। ब्लिंकिट, ज़ोमैटो सबके फ़ोन में सबको चलाना आता है, ठीक है, तो हो गया ब्रेक। लॉन्ड्री का मन नहीं है, ज़रूरी बच्चों की यूनिफॉर्म है बेसिकली, वो धो दी, पहनने वाले कपड़े और बहुत हैं नहीं धोए, एक दिन 2 घंटा एक्स्ट्रा सो गए। तो घर में रह के भी एक रूटीन आपका ब्रेक हो गया, आपको मिल जाएगी वो तरोताज़गी। तो देखो अपने हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो रिलेशन होता है उसमें खींचातानी ना करो तो ज़्यादा अच्छा। जितना एक दूसरे को समझने की कोशिश कर लेंगे उतनी अच्छी मैरिड लाइफ आपकी हो जाएगी। मुसीबत यही होती है कि हम सोचते हैं कि सामने वाला हमें समझे, अगर हम उसकी जगह पर खुद को रख के एक बार सोच लें ना तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम वैसे ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ काम करेगी। आप अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दो कि आपको बाहर जाने के लिए आपके पति की ही ज़रूरत है, लेकिन जब वो छुट्टी पे आते हैं उनका मन करता है आपके साथ टाइम बिताने का। अब वो टाइम घर पे मिले या वहाँ मिले, तो जो मिल रहा है उसको अच्छे से यूज़ करना सीखो, जो नहीं मिल पा रहा उसके लिए कलेश ना करो, उसके लिए कल्पो मत, तभी लाइफ सुखी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा यह एपिसोड ख़त्म होता है। अगर इसमें कोई कमेंट आपको लिखना हो तो इसमें कमेंट सेक्शन ऑफ है, इससे अगला वीडियो या इससे पिछला वीडियो उस पर आप कमेंट करोगे तो आपको मिल जाएगा उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फ़िलहाल आई होप आपको ये पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।